हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अमित यादव फिर से आपके साथ लाइव आया हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरा जो खुद का यूट्यूब चैनल है अमित यादव बीकानेर के नाम से। तो मैं इसमें आपको इंग्लिश स्पोकन के बारे में, इंग्लिश ग्रामर्स के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, सिनोनिम, एंटोनिम जो भी है, इडियम, फ्रेज, सब टॉपिक्स के बारे में क्लियर करवा रहा हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं एक से टॉपिक। आज वापस हम टेंस से स्टार्ट करेंगे और टेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो टेंस का जो इंग्लिश वर्जन होता है जिसको कि हम कट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बोलते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं हिंदी में? काल। यानी इसका दूसरा नाम होता है समय। हम हिंदी में इसको बोलते हैं समय। ठीक है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट टेंस। जो फर्स्ट टेंस होता है उसका नाम है प्रेजेंट टेंस, और जो सेकंड टेंस है उसका नाम है पास्ट टेंस, और जो थर्ड वन है वो है फ्यूचर टेंस। तो हम आपने पढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में, पहले मैंने कई वीडियोस में क्लियर किया है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टेंस का। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। जो फर्स्ट टेंस होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, सेकंड टेंस होता है पास्ट टेंस, और थर्ड वन होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट को हम बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हमारा अभी चल रहा है, जो करंट टाइम जो हमारा होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस होता है भूतकाल जो हमारा बीत गया है, और फ्यूचर टेंस होता है जो हमारा आएगा, यानी कि आने वाले भविष्य काल को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इनकी कुछ पहचान भी होती है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। इसकी पहचान होती है, हूं, हे, हो। ये प्रेजेंट की है। पास्ट की होती है था, थे, थी। फ्यूचर की होती है गा, गे, गी। तीनों टेंस, तीनों की अलग अलग पहचान। प्रेजेंट यानी कि अभी अगर आप देखते हैं तो मान लो मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? अभी मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, यानी कि प्रेजेंट हो गया। पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर में कक्षा 9 में पढ़ता था, ये पास्ट टेंस हो गया। और अगले साल में कक्षा 11 में पढ़ूंगा, ये उसका फ्यूचर हो गया। तो ये उनकी पहचान एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई है। अब प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे भाग का नाम है कॉन्टिन्यूस, थर्ड भाग का नाम है परफेक्ट, और फोर्थ भाग का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो प्रत्येक टेंस यानी प्रेजेंट के विचार, पास्ट के विचार और फ्यूचर के विचार। तो प्रेजेंट के साथ हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे हम पास्ट के साथ बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे हम फ्यूचर के साथ बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तीन टेंस के चार भाग होते हैं, जो प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। तो अब आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी पहचान होती है ता, ती, ते। इसकी होती है रहा, रही, रहे। परफेक्ट की होती है चुका, चुकी, चुके। और जो परफेक्ट में होता है उसमें आता है समय। चौथे भाग में आता है समय, फोर्थ पार्ट में। समय से रहा, समय से रही, और समय से रहे। तो ये अपने तीनों टेंस के चारों भाग आ चुके हैं, जिसमें हम दोबारा वापस से रिपीट करते हैं। टेंस को बोलते हैं काल, यानी कि समय। जो भी समय चल रहा है, जो बीत गया या जो आएगा, वो सब क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है, समय कहलाता है। तो तीन टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस, थर्ड वन फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्य काल। इनकी अलग अलग पहचान होती है। तो प्रेजेंट की पहचान होती है हूं, हे, हो।
पास्ट की होती है था, थे, थी, और फ्यूचर की होती है गा, गे, गी। अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, यानी कि एवरी टेंस हैव इट्स 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस अपने 4 भाग रखता है, यानी कि प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। तो प्रेजेंट का ये जो पहले भाग का नाम है वो है इंडेफिनिट, दूसरे भाग का नाम कॉन्टिन्यूस, तीसरे भाग का नाम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 भाग होते हैं, इनकी पहचान होती है। देखो इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूस होती है रहा, रही, रहे, और परफेक्ट होती है चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होती है समय से रहा, समय से रही, समय से रहे। ये इसके 4 भाग हो गए, जो प्रेजेंट के भी हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। अब इसमें अपने डिटेल्स पढ़ते हैं। देखो अब अपने को कोई भी स्पोकन करनी है या अपने को कोई भी मेकिंग सेंटेंस करना है, सेंटेंस बनाना है, कुछ भी करना है तो पहचान सकती है। जैसे रहा था, तो रहा तो कॉन्टिन्यूस का हो गया, और था किसका हो गया, भूतकाल का, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। चुका होगा, चुका होगा, यानी कि फ्यूचर का परफेक्ट। समय से रहा है, समय से रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी हेल्प से आप स्पोकन में, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाने हो, स्टोरी बनानी हो, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। अब इसका जस्ट आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी जो टेंस टेबल है उसके बारे में पढ़ते हैं। आज ये लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास में आपको पूरा समझना है इसको। इनको बार बार आप जैसे रिपीट करोगे, यूज करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। अभी थोड़ा सी लग रहा होगा भाई फर्स्ट टाइम देखते हैं या सुनते हैं, जब थोड़ा अलग लगता है। अब इसकी एक टेबल होती है जो टेंस की, आप उसको पढ़ेंगे, ड्रॉ करेंगे उसको। यहाँ आपको लिखना है टेंस का नाम, यहाँ आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं, और यहाँ लिखनी है वर्ब, मेन वर्ब, जो क्रिया होता है, किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी कार्य करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट, और उसके बाद का नाम है इंडेफिनिट। दूसरे टेंस का नाम है प्रेजेंट, सॉरी भाग का नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। और फोर्थ पार्ट का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, दूसरे टेंस का नाम है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरे भाग का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे हम फ्यूचर के बारे में लिखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये मैंने तीनों टेंस और उसके 4 भाग लिखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं, उनके 4 भाग लिखे हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यानी कि सेकंड और फोर्थ भाग में, फोर्थ पार्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगाएंगे। ये एक इजी तरीका है समझने का। फोर्थ और सेकंड पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, थर्ड भाग है, हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। थर्ड भाग में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो फर्स्ट भाग होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ पास्ट को छोड़ के। पास्ट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जिसमें हम स्टोरीज बनाते हैं। पहले 8th क्लास 9th क्लास में स्टोरीज होती थी, तो स्टोरीज वगैरह सब इसमें पढ़ती थी, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में।
अब देखो इसकी बात करते हैं हेल्पिंग और सहायक क्रिया की। तो प्रेजेंट सिंपल में यानी कि इंडेफिनिट बनती है डू और डज। डू डज का जो पास्ट होता है वो होता है डिड। फिर कंटीन्यूअस में आती है इज, एम, आर। इज हमारा पास्ट होता है वाज वर। इज हमारा पास्ट होता है वाज वर। प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैज, हैव। इसका होता है पास्ट हैड। और फोर्थ पार्ट में आपको बीन लगानी है, हैज बीन और हैव बीन। और यहां आपको करना है हैड बीन। ठीक है। अब फ्यूचर में, फ्यूचर में आती है मॉडल्स जिसको हम बोलते हैं शैल और विल। ये मॉडल्स भी होती हैं और ये हेल्पिंग भी होती है। तो दूसरे पार्ट में लग जाएगा शैल बी और विल बी। तीसरे पार्ट में लग जाएगा शैल हैव, विल हैव। और फोर्थ पार्ट में अपने को लगानी है बीन। शैल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये टेबल ड्रॉ की मैंने। अब दोबारा इसको रिपीट करेंगे। देखो हमने सबसे पहले टेंस का नाम लिख दिया। प्रेजेंट ये मैंने निकाल लेता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखो अब प्रत्येक टेंस के सेकंड और फोर्थ पार्ट में, सेकंड और फोर्थ पार्ट में, सेकंड और फोर्थ पार्ट में आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है आपको, आईएनजी, सेकंड और फोर्थ पार्ट में। थर्ड भाग में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड भाग में क्या करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट भाग में क्या करना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ पास्ट को छोड़, इसमें क्या करनी है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। ये हो गया। अब देखें हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल में आती है डू और डज। इसके फास्ट फॉर्म होती है डिड। प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में आती है इज, एम और आर। तो इसकी हो जाती है वाज वर। प्रेजेंट परफेक्ट में आती है हैज और हैव। तो ये हो जाती है हैड। और फोर्थ पार्ट में आपको बतानी है बीन, यानी कि लगानी है बीन, बीडब्ल्यू बीन। तो यहां हो जाएगी हैड बीन या हैड बीन। फिर फ्यूचर में आती है मॉडल्स शैल और विल। तो शैल विल लगा दिया, फिर शैल विल के बी लगा दिया, फिर शैल विल के हैव लगा दिया, और फोर्थ पार्ट में क्या कर दिया, बीन, बी डब्ल्यू एन बीन लगानी। ये टेंस की टेबल है। एक बार इसको आप अच्छे से देखो, मैं थोड़ा सा साइड करूं। होप करता हूं आपने अच्छे से देख लिया इस टेबल को। आगे हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं। प्रोनाउंस की टेबल होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक टेबल होती है प्रोनाउंस की। आपने सुना प्रोनाउंस होता है सर्वनाम। सर्वनाम, इसकी भी टेबल ड्रॉ करेंगे हम। यहां आएगा सब्जेक्ट, यहां अपना ऑब्जेक्ट। आई, माई, मी। We, our, us. You, your, you. He, his, him. She, her, her. It, its, it. They, their, them. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। ये होता है सब्जेक्ट, ये अपना, ये ऑब्जेक्ट। ये जो अपना होता है हम इसको पजेसिव बोलते हैं। P O S E S I V E, पजेसिव ये होता है। सब्जेक्ट, अपना, ऑब्जेक्ट। देखो आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आई और वी जो सब्जेक्ट होते हैं ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन,
ही, शी, इट और दे, ये होता है थर्ड पर्सन। किसी का नेम आता है वो भी क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो आई का अपना क्या होता है, माई और मी। ये जो अपना है, ये जो पॉसेसिव है, ये कभी भी सिंगुलर नहीं आते, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आती है। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। कोई ना कोई इनके साथ में क्या आती है, संज्ञा आती है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, you, your, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them। ये कभी भी सिंगुलर नहीं आते, इनके साथ कोई ना कोई नाउन आती है। एग्जांपल के लिए लाइक माय फादर, माय सिस्टर, माय स्कूल, आवर फादर, आवर सिस्टर, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर हाउस, योर होम, योर सिटी, हिज फादर, हिज मदर, हिज सिटी। ये कभी सिंगुलर नहीं आते, इनके साथ कोई ना कोई चीज आती है, कोई नाउन आती है, कोई संज्ञा आती है इनके साथ में। अब ये देखो यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है। अब एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, इसका अंतर कैसे करेंगे? अगर वर्ब से पहले क्रिया, वर्ब, मेन वर्ब, अगर उससे पहले यू दिया हुआ है तो वो तो सब्जेक्ट है, और अगर उसके बाद वो यू दिया हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट है। तो इसके हम ऐसे पहचान करेंगे। एक नजर आप इसको देखो, मैं साइड देता हूं। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से नोट किया होगा इस टेबल को। आप थोड़ा डिटेल में इसके बारे में ये तो हमने सिंपल जो हिंदी में होता है वो हमने टेंस किए। अब इसी का एक वर्जन होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं तो ये समझ लो कि ग्रामर बहुत इजी है। आपने बुक्स का नाम देखा होगा इजी ग्रामर, वो इसलिए करते हैं आप इजी तरीके से उसको समझो, पढ़ो, उसके बाद वो आपको बहुत इजी लगेगी। देखो आगे करेक्ट फॉर्म of the verbs। इनका दूसरा जो नाम होता है वो होता है टेंस वाले वाक्य। इनका नाम होता है टेंस वाले वाक्य। जो हमने हिंदी में टेंस पढ़े हैं ये उन्हीं का ही एक वर्जन है, टेंस वाले वाक्य, उनके बारे में पढ़ते हैं। यदि वाक्य में, यदि सेंटेंस में आपको मैं जो वर्ड्स लिख रहा हूं, कुछ वर्ड्स, वो वर्ड्स वहां उस सेंटेंस में मिलेंगे। अगर उस सेंटेंस में मिले तो आप समझ जाना ये उस टेंस की पहचान बता रहा है, अपने उस टेंस की पहचान हो जाएगी उन वर्ड्स से। यदि वाक्य में ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, ऑफन, डेली आदि शब्दों, ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, ऑफन, डेली, एवरीडे, ये अगर शब्द आपको, ये वर्ड्स आपको अगर वहां मिल जाए सेंटेंस में तो इसे पहचान कर लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ये किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान। और इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसका एस या एस। ठीक है, ये वर्ड्स आते हैं आप समझ जाना वो किसका टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें क्या यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसका एस या ईएस। तो ये प्रेजेंट की पहचान हो गई है। आगे देखते हैं। यदि वाक्य में आपको नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे आदि शब्द दिए, यदि वाक्य में आपको नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और टुडे ये सब दिए हुए हैं तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसमें कि क्या लगती है? इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका वाक्य होगा। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसमें कि क्या लगता है? इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। नेक्स्ट देखो, यदि वाक्य में यट, जस्ट, स्टिल, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, रिसेंटली,
दिए, क्या क्या वर्ड्स हैं, yet, just, still, already, almost, recently, hardly। अगर ये सब दिए हुए हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जिसमें कि क्या लगता है, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। yet, just, still, already, almost, recently, hardly, ये सब किसमें होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, जिसमें कि क्या लगता है, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू हैव ए लुक ऑन बोर्ड, मैं एक्साइटेड हूं। तो आपने अच्छे से इसको देखा होगा, इसके आगे जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये हमने प्रेजेंट के जो तीन पार्ट है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, उसके बारे में पढ़ा है। अब फोर्थ पार्ट आता है इसका, प्रेजेंट का। इसमें भी मैं आपको तीन नियम डिफाइन करके समझाऊंगा, यानी कि जो फोर्थ पार्ट होता है जिसमें कि समय आता है, उन सारे पार्ट्स को मैं डिफाइन करके बताऊंगा आपको। यदि वाक्य में फॉर या सिंस हो, फॉर या सिंस हो, सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा हो, फॉर या सिंस दे रखा हो, वह किसी भी टेंस की पहचान में हो, किसी भी टेंस की स्पेशल पहचान में हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या आता है इसमें, हैज बीन, हैव बीन, V1 के आईएनजी, यानी कि V फर्स्ट के आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी, उसका सेंटेंस होगा। यदि वाक्य में आपको सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है, फॉर या सिंस, और किसी भी टेंस की कोई स्पेशल पहचान नहीं दे रखी हो, स्पेशल पहचान को आगे मैं आपको डिफाइन करूंगा कैसे, आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट, यदि वाक्य में फॉर या सिंस हो, यदि वाक्य में फॉर या सिंस हो, वह पास्ट टेंस की पहचान, वह पास्ट टेंस की पहचान, अब पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पर, क्या होती है, जैसे V2 हो, यस्टरडे हो, लास्ट हो, लास्ट का मतलब लास्ट कुछ भी हो सकता है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है, तो वो लास्ट कर देगा। फॉर या सिंस में पास्ट टेंस की पहचान दे रखी हो, तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें क्या लगता है, हैड बीन, V1 प्लस आईएनजी का वाक्य होगा। तीसरा पार्ट देखो इसका, यदि वाक्य में फॉर या सिंस हो, वह बाई प्लस टाइम दिया हो, बाई प्लस टाइम बताता है फ्यूचर को, बाई प्लस टाइम दिया हो, तो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें क्या लगता है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसको समझते हैं अच्छे से। यदि वाक्य में फॉर या सिंस हो, फॉर सिंस आते ही सेंटेंस में आप समझ जाना ये फोर्थ पार्ट है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भाग है। अब प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। हम अलग डिफाइन कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। अगर आपको फोर सिंस के साथ पास्ट की पहचान दे रखी है, पास्ट में क्या होता है, बीते हुए कल की जो यस्टरडे, लास्ट, ऐसी कुछ पहचान दे रखी है, तो वो पास्ट का टेंस हो गया। कौन सा भाग, फोर्थ पार्ट हो गया।
अगर आपको फोर्स के साथ बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, यानी कि आने वाला समय, बाई प्लस टाइम होता है आने वाला समय, जैसा कोई भी एग्जांपल करते हैं ये काम हम 2022 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2025 तक ये काम हो जाएगा, तो 2025 से पहले आपको बाई लगाना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर को शो करता है। तो ये फ्यूचर का हो गया। अब ये दोनों ही पहचान नहीं दे रखी हो तो मैंने ऊपर लिखवाया कि यदि फोर्स इन शो वह किसी भी टेंस की पहचान नहीं दे रखी हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। यानी कि ये आपके तीन टेंस हो गए, प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट, पास्ट का फोर्थ और फ्यूचर का। तो आप इसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं। प्लीज हैव ए लुक ऑन द बोर्ड। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके कुछ पार्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये टेंस के ही पार्ट है जो इंग्लिश में डिफाइन किए हुए हैं, और वो हमने जो सिंपल किए थे वो हिंदी में थे। अब इसके पार्ट में आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे प्रेजेंट होती है, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? जो कोई भी काम घटित हो रहा है या कोई भी काम किया जा रहा है किसी द्वारा, वो अभी किया जा रहा है। जैसे कि कोई पढ़ने की बात हो गई, कुछ खाने की बात हो गई, कहीं जाने की बात हो गई, तो प्रेजेंट की बात होती है। कोई बात हो गई जो भाई मैंने लास्ट डे ये किया था, लास्ट मंथ ये किया था, लास्ट वीक, वो पास्ट की हो गई। और आने वाले समय में मैं ये करूंगा, मेरी ये फ्यूचर प्लानिंग्स है, तो वो फ्यूचर के बाद हो गए। तो उसी को डिफाइन करते हुए हम अगला रूल देखते हैं। यदि वाक्य में लास्ट, अगो, व्हेन, यस्टरडे आदि शब्द दिए हो, यदि वाक्य में क्या हो, यस्टरडे, लास्ट, अगो, व्हेन आदि शब्द दिए हो, तो वह पास्ट इंडेफिनिट, तो वह पास्ट इंडेफिनिट जिसमें क्या लगती है V2 का सेंटेंस होगा। यदि आपको सेंटेंस में क्या दिया हो, लास्ट, अगो, व्हेन और यस्टरडे, बिना फोर सिंस के, अगर फोर सिंस के साथ दिया है तो पास्ट का फोर्थ भाग है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और अगर बिना फोर सिंस है तो वो पास्ट का इंडेफिनिट है, जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगला नियम है व्हाइल। व्हाइल के बाद एक वर्ड होता है व्हाइल, व्हाइल के बाद हमेशा, व्हाइल के बाद हमेशा वाजवर, व्हाइल के बाद हमेशा वाजवर V1 प्लस ing लगती है। यह आपको फिक्स रूल है, याद रखना है। एक वर्ड होता है व्हाइल, WHIL, व्हाइल, इसके बाद हमेशा आपको क्या यूज करना है, वाजवर और V1 के ing, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सेवंथ रूल है इसका, देखो एक वर्ड है बिफोर, एक वर्ड है आफ्टर। तो आपको बिफोर से पहले आपको ब्लैंक मिलेगा, खालिस्तान मिलेगा, और बाद में भी। आफ्टर से पहले भी आपको ब्लैंक मिलेगा और आफ्टर के बाद भी आपको खालिस्तान मिलेगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, हमेशा बिफोर से पहले आपको भरना है हेड प्लस V3, हेड और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में भरनी है आपको V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर में पहले V2 और बाद में हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। ये भी एक अच्छा रूल है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में, हर 10th क्लास के एग्जाम में, हर 12th क्लास के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये एग्जांपल जरूर आता है, एक व्हाइल का और एक ये एग्जांपल तो हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे एलडीसी हो, चाहे कलर हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन से रिलेटेड, उन सब में ये एग्जांपल जरूर आते हैं। तो आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एक होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल, इसको हिंदी में बोलते हैं शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य।
इसमें अपने इफ की 3 शर्तें आती हैं। जो इफ के साथ हमें जो भी सेंटेंस होता है वो शर्त वाला होता है। अब इसको बोल देते हैं इफ वाली 3 शर्तें। 3 शर्तें मतलब 3 सेंटेंस है उसके बारे में बता रहे हैं इफ के साथ। पहली है, अगर आपको इफ के साथ मिलेगा डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके एस या ईएस, ये पहली शर्त है। दूसरी है, इफ के साथ आपको मिलेगा डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीसरी शर्त आपको मिलेगा इफ के साथ हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ये 3 शर्त है इफ की। तो अगर आपको इफ के साथ डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके एस या ईएस मिला है तो आप क्या कर देंगे, शैल, विल प्लस V1। इफ के साथ डिड या V2 मिला है तो आप क्या कर दोगे, वुड प्लस V1। और इफ के साथ मिला आपको हैड प्लस V3 तो आप इसका कर दोगे वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, एक दो आप इस पे लगाइए। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ये हमारा टेंस का एक पार्ट चल रहा है जो कि हमें टेंस को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करता है। नाइन भाग है, यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट का मतलब वही लास्ट की तरह नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर, ये होता है। यदि वाक्य में टुमारो या नेक्स्ट दिया हो तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें कि क्या लगता है, शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका सेंटेंस होगा। जब भी आपको सेंटेंस में टुमारो या नेक्स्ट मिल जाए तो आप समझ रहे हो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, आने वाले कल को बता रहा है, तो आप उसमें क्या लगाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि वाक्य में एट दिस टाइम, जो कि प्रेजेंट में आया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आया था, एट दिस टाइम वह टुमारो फ्यूचर का है। यदि वाक्य में एट दिस टाइम वह टुमारो एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, एट दिस टाइम तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है और टुमारो आने वाले कल का, यानी कि फ्यूचर का है, एक साथ हो तो वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जिसमें कि क्या लगता है, शैल बी, विल बी और V1 प्लस ING, इसका वाक्य होगा। देखो एट दिस टाइम तो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, टुमारो आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर ये दोनों एक साथ हो उस सेंटेंस के अंदर तो आप क्या करोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करोगे, जिसमें कि क्या लगता है, शैल बी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। नेक्स्ट नियम है, यदि वाक्य में बाई प्लस टाइम हो, वह फोर या सिंस न हो, तो वह फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें कि क्या लगता है, शैल हैव, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, यदि वाक्य में क्या हो, बाई प्लस टाइम, ये सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं कि बाई प्लस टाइम हो वह फोर या सिंस हो, तो फ्यूचर का चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर बाई प्लस टाइम है लेकिन फोर या सिंस नहीं है, तो फोर सिंस नहीं है तो मतलब फोर्थ पार्ट वो नहीं है,
तो कौन सा पार्ट होगा? वो थर्ड पार्ट होगा, यानी कि फ्यूचर का परफेक्ट होगा, जिसमें कि क्या लगता है? शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लीज हैव ए लुक ऑन बोर्ड। दो रूल्स और बचे, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक रूल होता है यदि वाक्य में, एक रूल होता है यदि वाक्य में हेड वेक्टर व वुड रादर, यदि वाक्य में हेड वेक्टर व वुड रादर ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड रादर हो तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, V1 करना। हेड वेक्टर और वुड रादर एक वर्ड होता है, इनके बाद आपको क्या करना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। यदि वाक्य में दो वर्ब्स के बीच में, दो क्रिया मेन वर्ब जो होती है, दो वर्ब्स के बीच में T और टू आता है, दो वर्ब्स के बीच में टू आता है, वह टू के बाद V1 लगती है, वह टू के बाद V1 लगती है। लास्ट नियम इसका, वाक्य के शुरू में वर्ब हो, वाक्य के शुरू में वर्ब हो या प्रीपोजिशंस के बाद वर्ब हो तो उसके आईएनजी लगता है, तो उसके आईएनजी लगता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉक इज ए, अब देखो वाक्य के शुरू में वर्ब है, तो इसमें क्या कर देंगे हम? वॉक के आईएनजी लगा देंगे, वॉकिंग हो जाएगा। इसका जो सेंटेंस बनेगा वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये एक टॉपिक हुआ करता था पहले छोटी क्लास में, जिरंड नाम से, तो जिरंड को हटा के अब इन्होंने इसमें करेक्ट फॉर्म में डाल दिया इस रूल्स को। तो वाक्य के शुरू में वर्ब हो या प्रीपोजिशन होता है एक टॉपिक, उसके बाद जैसे ऑन ऑफ वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं उनके बाद वर्ब है, तो आप उसको क्या लगा दोगे? आईएनजी। देखिए आप, तो ये हमारा टॉपिक था टेंस, जो हमने क्लियर कर लिया। मैंने हिंदी में आपको बता दिया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले टेंस का नाम होता है, फर्स्ट टेंस का नाम प्रेजेंट टेंस, दूसरे टेंस का नाम पास्ट टेंस और तीसरे टेंस का नाम होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? टेंस होते हैं। तो उनके 4 पार्ट मैंने आपको बताए। पहले वाक्य का नाम इंडेफिनेट, दूसरे वाक्य का नाम कॉन्टिन्यूअस, तीसरे वाक्य का नाम परफेक्ट और चौथे वाक्य का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये उसके भागों के नाम हो गए। फिर मैंने उसकी टेबल बनवाई, जो टेबल समझ आ गई होगी। फिर मैंने आपको प्रोनाउंस बताया। प्रोनाउंस होता है आई, माई, मी, तो सर्वनाम जिसको बोलते हैं, तो उसकी टेबल को वैसे जनरली बच्चे आई, माई, मी में यूज करते हैं। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, योर, यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये प्रोनाउंस होते हैं। फिर हमने जो टॉपिक लिया वो लिया थर्ड फॉर्म का, यानी टेंस का दूसरा पार्ट है। टेंस को इंग्लिश में डायरेक्ट समझने के लिए हम कट फॉर्म यूज करते हैं। तो कट फॉर्म उसको हमने पूरे डिटेल से पढ़ा। अब एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस का, जो हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं उससे एक रिलेटेड टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से।
रिलेटिव प्रोनाउंस। छोटा टॉपिक है, तो बड़ा टॉपिक नहीं है कि टेंस रिलेटेड है। आपको ब्लैंक मिलेगा 1 2 3 4 सिर्फ 5 एग्जांपल है जो आपको पढ़ने हैं। खालिस्तान से आपको किसी भी व्यक्ति का जिक्र मिलेगा। व्यक्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सन। खालिस्तान से पहले आपको किसी भी व्यक्ति का जिक्र मिलेगा। खालिस्तान से पहले आपको किसी भी व्यक्ति का जिक्र मिलेगा। खालिस्तान से पहले आपको स्थान का जिक्र मिलेगा। खालिस्तान से पहले आपको वस्तु या जानवर का जिक्र मिलेगा। वस्तु या जानवर। अगर आप खालिस्तान से पहले किसी व्यक्ति का जिक्र मिल गया, किसी भी पर्सन का, किसी भी मतलब सब्जेक्ट का, और बाद में क्या हो? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, या तो सहायक क्रिया हो या क्रिया हो, तो आप उसमें क्या कर दोगे? अगर आप खालिस्तान से पहले व्यक्ति मिल गया और बाद में भी कोई सब्जेक्ट है, बाद में भी कोई व्यक्ति है, तो आप क्या कर दोगे उसमें? हूं। खालिस्तान से पहले व्यक्ति का जिक्र है और बाद में कोई भी उसका संबंधवाचक है, जैसे उसका बेटा, उसकी कार, कुछ भी जो उससे रिलेशन रखता हो, संबंधवाचक, रिलेशन वाली चीज जो भी हो, तो आप उसमें क्या कर दोगे? हुज। खालिस्तान से पहले स्थान का जिक्र है, कहीं घूमने का जिक्र है, तो आप क्या कर दोगे उसमें? वेयर। खालिस्तान से पहले वस्तु या जानवर हो, तो आप उसमें क्या कर दोगे? विच या दैट। इन दोनों में से आपको एक भरना है। अब विच मिले तो विच भर दो, दैट मिले तो दैट भर दो। लेकिन कई बार क्या होता है, विच और दैट दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो दैट के 3 रूल्स अलग हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहला रूल ये है, अगर आपको ऑल दिया हुआ हो खालिस्तान से पहले, वाक्य में सेंटेंस में खालिस्तान होगा, ब्लैंक होगा, उससे पहले ऑल दिया हुआ है तो दैट लगाना है। अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि पर्सनवाचक वाक्य है, तो आपको दैट लगाना है। और यदि उसमें सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? द प्लस ईएसटी वाली डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अगर ये दी हुई है तो आपको, यानी कि आपको विच, जब भी कोई वस्तु या जानवर मिले तो आपको विच या दैट में से कुछ भी एक लगा देना है। लेकिन अगर विच और दैट दोनों एक साथ मिल गए, तब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या लगाएगा। तो उसके लिए मैंने दैट के 3 रूल्स बता दिए हैं। यदि आपको खालिस्तान से पहले ऑल दिया हुआ हो तो दैट लगाना है। अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आपको दैट लगाना है। और अगर वहां पर अपने को सुपरलेटिव डिग्री मिल गई है, कौन सी होती है? द प्लस ईएसटी वाली, बिगेस्ट, हाईएस्ट, यंगेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये डिग्री मिल गई है, तो आप क्या लगा दोगे? दैट। एक बार लुक मारो इस पे थोड़ा सा। तो इसमें टॉपिक में आपने पढ़ लिया होगा सारा इसमें। तो ये हमारे जो टेंस रिलेटेड चीज थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं कुछ आपको स्पोकन का एक पार्ट है उसके बारे में बताऊंगा। देखो, आपको स्पोकन करने से पहले सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और स्पोकन का कोई पार्ट नहीं होता, और इसका कोई अलग से मेथड नहीं होता, कोई रटने वाली चीज नहीं होती। सिर्फ जो चीज होती है वो होती है समझने वाली। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो लैंग्वेज है, आपकी जो मदर टंग है, आप मारवाड़ी बोलते हो, हरियाणी बोलते हो, राजस्थानी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, आप सबसे पहले आप थोड़ा सा उससे हटके आपको बोलना पड़ेगा। जैसे मैं हरियाणवी हूँ तो मैं हरियाणी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आप स्पोकन बोलना चाहते हो तो कुछ वर्ड्स हैं वो आपको इंग्लिश में यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे नॉर्मल वर्ड ले लो, आप जूते पहनते हैं तो आप उनको शूज़ बोलो, आप घर में चाकू यूज़ करते हो, नाइफ बोलो, चम्मच यूज़ करते हो, स्पून बोलो, सब्जी को वेजिटेबल बोलो। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आप जब भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे तो आपका स्पोकन अपने आप अच्छे हो जाएगा। इट इज ओनली प्रैक्टिस, नॉट ए पार्ट ऑफ हार्डनेस, या मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि अपने नहीं बोल सकते। कोई भी आज जरूरी नहीं कोई बच्चा अनपढ़ हो वो नहीं बोल सकता, वो भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के हमारे जो कॉमेडियन है हमारे फिल्मों में, जो जॉनी लीवर है, बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हैं और साथ में अच्छा मतलब बोलते भी। देखो आज उनका आज नाना करते हैं 10 से 15 लैंग्वेज आती है। ऐसे ही वो एक माहौल का फर्क होता है। आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी से बिलोंग करते हैं, राजस्थानी से करते हैं, तो आप जैसे बचपन से सीखते हैं वही आपकी प्रैक्टिस होती है, तो आप वैसा ही बोलते हैं। तो वही चीज़ है, आपको इंग्लिश का माहौल मिलेगा तो आप इंग्लिश बोलेंगे। आज फॉरेन कंट्री में क्या होता है, वो इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? उनको बचपन से इंग्लिश, माँ बाप है, चाचा ताऊ है, जो भी घर में है वो सारे इंग्लिश बोलते हैं, तो इस वजह से। तो आपको भी इंग्लिश स्पोकन करने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ वर्ड्स की जो आप घर में डेली यूज करते हो। जैसे सुबह उठ के हम मुंह धोते हैं, आंखों धोते हैं, हम इसको बोलेंगे स्प्लैश आइज, अपनी आंखों को स्प्लैश करो, मतलब आंखों को छींटे मार के धो, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कोई भी चीज़, हम डेकोरेशन होता है घर में, हम उसको डेकोरेशन बोलते हैं आज तक।
ठीक है, उसका वर्ड अलग होता है। ठीक है, हम घर पे सूजी का हलवा बनाते हैं, आपको पूछेगा हलवा, तो हलवा कुछ वर्ड होते हैं जिनका कोई इंग्लिश अर्थ नहीं निकलता, उनको हलवा ही बोलते हैं, लेकिन चलता है। लेकिन सूजी को कुछ बोलते हैं तो सूजी को जैसे सिमोलिना बोल दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जूते होते हैं, जूतों को मैंने आपको बताया शूज, लेकिन कुछ जूते होते हैं जो चमड़े के होते हैं, उनके बांधने वाला जो होता है, हिंदी में उसको तस्मा बोलते हैं, या जो भी बांधने के, हम उसको ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। घर पे आपके अखबार आता है तो आप जनरली यूँ बोलते हैं अखबार आया, अखबार पढ़ लो, अखबार मत बोलो, आप उसको बोलो न्यूज़पेपर। क्या बोलोगे? न्यूज़पेपर। अब इस ट्रेंड को थोड़ा सा अलग करते हैं। अब जो लैंग्वेज आ गई है वो थोड़ी सी फॉरेन लैंग्वेज इसमें अपने शामिल हो रही है, टेक्निकल लैंग्वेज इसको बोलते हैं। अब हम न्यूज़पेपर भी ना बोल के हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, किसी को अगर आइडिया हो तो गैस करो। जर्नल। क्या बोलेंगे? जर्नल। हाँ, न्यूज़पेपर हम अभी तक सुनते आए थे, बोलते भी आए हैं, लेकिन अब इसका एक नया वर्ड है जर्नल, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जर्नल बोलेंगे। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जैसे हिचकी आना, ठीक है, शरीर थक रहा है, छींक हो गई, जुकाम हो गया, तो इनके सब के वर्ड है। अच्छा खाना है, अच्छी राइटिंग है, कैकोग्राफी, कैलीग्राफी, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड है। तो हम उसके बारे में डिटेल से स्पोकन के मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। मेरे नाम से अमित यादव बीकानेर के नाम से मेरा चैनल है, तो आप उसको देखना, उसको सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो और इसके बारे में हम डिटेल से और भी पढ़ेंगे स्पोकन। पहले हम ग्रामर का पार्ट लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे स्पोकन के पार्ट की तरफ जाएंगे। एक जो स्पोकन का जो पार्ट होता है उसमें सबसे जरूरी चीज होती है बोलना, अपना इंट्रोडक्शन देना। सबसे पहले हम जो स्पोकन में सिखाते हैं वो सिखाते हैं स्पोकन में, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन क्या होता है? खुद की पहचान बताना, खुद के बारे में बताना कि भाई आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या पढ़ा है, आप अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो वो होता है इंट्रोडक्शन। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें कुछ एक रूल्स होते हैं कुछ। उससे सबसे पहले आप सबको छोड़ो, सबसे पहले आपको करनी है वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपने बहुत टाइम देखा होगा क्रिकेटर है या जो भी बड़े फिल्म स्टार है, वो अपने इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देते देते वो क्या करते हैं, बीच में हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हिंदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, उनको इंग्लिश स्पोकन आती है और वो बोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में उनको नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं, हिंदी यूज करते हैं। तो वो कब आएगा वोकैबुलरी? भाई एक स्टूडेंट लाइफ होती है, यानी कि आप 12th क्लास का एक बच्चा होता है, उस एज तक की जो स्पेलिंग्स की जो आपकी कैपेसिटी होती है, स्टूडेंट लाइफ की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1500 से 2000 वर्ड्स की। यानी कि एक बच्चा, मतलब ये मान लो 3rd क्लास से या 2nd क्लास से वो सीखना स्टार्ट करता है इंग्लिश के बारे में, तो जब से उसको और 12th क्लास तक का हो जाता है, यानी कि 17 से 18 उसकी एज होती है, तब तक उसकी जो कैपेसिटी होती है वर्ड्स सीखने की, स्पेलिंग सीखने की, वो होती है 1500 से 2000 वर्ड्स की। और अगर आपको स्पोकन सीखनी है, अगर आपको स्पोकन सीखनी है तो आपकी जो वोकैबुलरी की कैपेसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 5 से 7000 वर्ड्स की, तब आप अच्छे से स्पोकन कर पाओगे। और जनरली तो वर्ड्स देखो डेली यूज किया है वो तो आप यूज कर लोगे, लेकिन आप किसी बड़े इंटरव्यू में गए, किसी बड़ी स्कूल में गए, किसी बड़े कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी गए आप अपना डेमो देने, वहाँ आपसे इंग्लिश में बात की जाएगी, तो कुछ नई चीज़ को टेक्निकल आ गई, कोई बैंक से रिलेटेड हो गया, कोई और चीज़ लॉ से रिलेटेड हो गया, कोई अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आप उससे मान लो कोई हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कोई ट्रांसपोर्ट का कुछ भी, तो वो नई चीज़ हो जाएगी, तो आप उसको बोलने के लिए आपको वोकैब आनी चाहिए। अब वोकैब नहीं आएगी तो आप कैसे करोगे? तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आप परफेक्ट बनते हो, ये सबने कहा है और सबने इसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज भी किया है और वो सक्सेस हुआ है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक आदमी प्रैक्टिस को क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। तो वही आपको करनी है, क्या करनी है? प्रैक्टिस। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या होता है? देखो सबसे पहले अपना नाम बताओ। आई एम अमित यादव, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आई एम अमित यादव, मैं कौन हूँ? अमित यादव हूँ। आई बिलोंग, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ? जैसे मैं बिलोंग करता हूँ अलवर जिले से, ठीक है, और अभी मैं रहता हूँ बीकानेर में। आई बिलोंग टू अलवर, कहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं? अलवर से बिलोंग करता हूँ। आई लिव इन बीकानेर, कहाँ रहता हूँ मैं? बीकानेर में। तो इसका 2 लाइन होगी, आप इसको शॉर्ट में यूं भी कर सकते हो। आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ था इन अलवर, अलवर में तो पैदा हुआ था, लेकिन मेरा जो पालन पोषण है, जो बड़ा हुआ हूँ मैं, वो बीकानेर में। तो आप इसमें एक यूज करोगे एंड ब्रॉट अप इन बीकानेर। तो क्या वर्ड बन गया? आई एम अमित यादव, आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ था इन अलवर, एंड ब्रॉट अप, और मेरा जो लालन पालन हुआ है, जो पालन पोषण हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? इन बीकानेर। तो ये 2 चीज हो गए। ओके।
उसके बाद मैं अभी पढ़ाई क्या कर रहा हूँ और मैंने क्या कंप्लीट किया है, ठीक है, उसके बारे में। तो जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई LLB, मैंने अपनी LLB कंप्लीट की है, मैंने लॉ किया है, तो उसके बारे में लिखते आई हैव कंप्लीटेड माई LLB फ्रॉम बीकानेर, बीकानेर से मैंने अपनी LLB कंप्लीट की है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो नाउ आई एम अपीयरिंग, नाउ आई एम अपीयरिंग इन LLM। अब मैं क्या कर रहा हूँ, LLM कर रहा हूँ। LLB के बाद जो डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, वो LLM होती है। तो नाउ आई एम अपीयरिंग इन LLM, मैं LLM में हूँ, ठीक है। मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो आई वांट टू बी ए RJS ऑफिसर, RJS वकील, वो जज होता है, जो RJS बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए RJS, मैं RJS बनना चाहता हूँ। या आई वांट टू बी ए गुड एडवोकेट, मैं एक अच्छा वकील बनना चाहता हूँ। या आई वांट टू बी ए नोटरी, मैं एक नोटरी बनना चाहता हूँ। मतलब जो भी आप बनना चाहो आप उसको बता सकते हो। फिर आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम, माई स्कूल का नाम बता दो, जैसे मैंने स्कूल अपनी विद्या भारती से कंप्लीट किया है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास फ्रॉम विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डोंगर कॉलेज बीकानेर। आई हैव कंप्लीटेड माई LLB फ्रॉम विजय श्रामप्रिया जैन कॉलेज। तो आप ऐसे डिटेल के बारे में बताओगे। आई हैव कंप्लीटेड मतलब आप वो चीज कर चुके हो, ठीक है। अब एस्पिरेंट होता है, एक वर्ड होता है एस्पिरेंट, ASPIRANT, एस्पिरेंट होता है अभ्यर्थी। आप किस चीज का अभ्यर्थी हो, तो जैसे मैं साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड की, तो आई एम फर्स्ट ग्रेड एस्पिरेंट, आप ये भी बोल सकते हो, आई एम फर्स्ट ग्रेड एस्पिरेंट, मैं फर्स्ट ग्रेड का अभ्यर्थी हूँ। ये हो गया। उसके बाद ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया पूरा, भाई क्या पढ़ाई की, कहाँ से की, कैसे की, सब हो गया। अब आती है अपनी फैमिली की बारी, तो आप इसमें बोलोगे व्हेन इट कम्स टू माई फैमिली। क्या वर्ड यूज करोगे आप, क्या लाइन यूज करोगे, व्हेन इट कम्स टू माई फैमिली। अब ये किसकी बारी आ रही है, मेरी फैमिली की बारी आ रही है। तो क्या बताओगे, माई फादर इज ए टीचर, मेरे फादर क्या है, टीचर है। ही वर्क्स इन ए स्कूल, ही वर्क्स इन ए स्कूल, वो कहाँ पर काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं। माई मदर इज ए टीचर, मेरी मदर कौन है, टीचर है, वो भी क्या करती है, स्कूल में काम करती है। तो आप उसके बारे में बताओ, माई फादर इज ए टीचर, ही वर्क्स इन ए स्कूल, माई मदर इज ए टीचर, ही वर्क्स इन ए स्कूल, ये आप उसके बारे में बताओगे। करीब करीब मैं आज आपको 1 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मैं एक लंबी क्लास लूँ, 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, तो मैं आज उसको पूरा कर रहा हूँ और वीडियो अपना साथ में अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो आप अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू माई फैमिली, किसके बारे में है ये, मेरी फैमिली के बारे में। तो माई फादर इज ए टीचर, ही वर्क्स इन ए स्कूल, वो एक स्कूल में काम करते हैं। माई मदर इज ए टीचर, शी वर्क्स इन ए स्कूल, वो भी कहाँ काम करती है, स्कूल में काम करती है। ये तो मदर और फादर का हो गया। अब सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कौन होता है, भाई बहन। तो वी आर 3 सिबलिंग्स, जैसे हम 3 भाई बहन हैं, तो वी आर 3 सिबलिंग्स, हम 3 भाई बहन हैं। या तो यूं बोलो, या एक इसका दूसरा अल्टरनेट होता है, आई हैव 2 सिबलिंग्स, मेरे कितने हैं, 2 सिबलिंग्स है। या तो यूं बोल दो, आई हैव, मैं रखता हूं 2 सिबलिंग्स, यानी कि मेरे 2 भाई बहन हैं। और या यूं बोल सकते हो, वी आर 3 सिबलिंग्स, हम कितने सिबलिंग्स हैं, 3 भाई बहन हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवीजन करो, 1 सेकंड 2 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा। तो गाइस हम बात कर रहे थे अपने स्पोकन पार्ट के बारे में। तो आपने अभी तक देखा कि स्पोकन मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट था तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे, वो है स्पोकन का एक पार्ट है जिसमें कुछ मैं आपको वर्ड है, कुछ मॉडल्स हैं जिनका क्या यूज है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि वर्ड है शुड, शुड का होता है चाहिए, शुड का क्या होता है, चाहिए। तो आपको कोई भी काम करना हो, किसी को सलाह देनी हो, तो आप क्या यूज करोगे वहां पर, शुड, यू शुड, आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। एक वर्ड होता है शुड हैव, आपने इसके बारे में सुना होगा, शुड हैव, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, चाहिए था, इसके साथ क्या जुड़ेगा, था, ठीक है। शुड हैव मतलब चाहिए था। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक मेडिसिन लेके आए डिपार्टमेंटल स्टोर से या मेडिकल स्टोर से, ठीक है, तो आपने उसकी एक्सपायरी डेट चेक की, घर आके चेक की, तो आपके पापा ने वो डेट चेक की, डेट उसकी हो गई एक्सपायर, ठीक है। तो आपके पापा को क्या बोलेंगे, आपने वो शीशी खोली नहीं है, शीशी पैक है, खाली डेट चेक की पापा ने, उसके ऊपर क्या है, एक्सपायरी डेट थी। तो आपके पापा क्या बोलेंगे, यू शुड चेक, तुम्हें चेक करनी चाहिए द एक्सपायरी डेट, क्या बोलेंगे, यू शुड चेक द एक्सपायरी डेट, तुम्हें एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। लेकिन आप शीशी ले आए, घर आते आपने शीशी को क्या कर दिया, खोल दिया, ठीक है। सडनली आप पापा ने कहा भाई इसकी एक्सपायरी डेट तो चेक करो, तो आपने उसकी एक्सपायरी डेट चेक की,
उसकी एक्सपायरी डेट क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। तब आपके फादर क्या बोलेंगे, यू शुड हैव चेक्ड। अब हैज के बाद हमेशा वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। तो वहां पर आपके फादर क्या वर्ड यूज करेंगे, यू शुड हैव चेक्ड द एक्सपायरी डेट। तुम्हें ये चेक करनी चाहिए थी। अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब आपने शीशी खोल दी है, पैसे आपके लग चुके हैं, अब उसको कोई फायदा नहीं चेक करने का। बोलो समझे नहीं समझे? तो वहां पर क्या वर्ड यूज होगा, यू शुड हैव चेक्ड। और अगर आपने खोली नहीं है, उससे पहले चेक कर ली, तो आपके फादर क्या बोलेंगे, यू शुड चेक, तुम्हें करनी चाहिए। बोलो समझे नहीं समझे? ये एक वर्ड होता है। जैसे आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए गाड़ी चलाते हुए, हेलमेट पहनना चाहिए बाइक चलाते हुए, तो आप वहां शुड भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक वर्ड और होता है मस्ट। मस्ट होता है जरूरी, आवश्यक। ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, यू मस्ट। तो इसका अर्थ क्या होता है, मस्ट के लिए रूल आप शुड भी यूज कर सकते हो, यू शुड वियर द हेलमेट ऑन द बाइक। आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन आप मस्ट यूज करना, क्योंकि मस्ट का एक नियम होता है, कानून की बाध्यता हो, जहां पर भी लॉ आ जाए वहां पर आपको मस्ट यूज करना पड़ेगा। प्लस जहां पर सोसाइटी की कोई बात आ जाए, समाज की कोई बात आ जाए, वहां पर भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मस्ट। तो आपको मस्ट यूज करना है। जैसे सीट बेल्ट है, गाड़ी की सीट बेल्ट बांधनी है आपको, तो यू मस्ट फासन, FASTEN, फासन इसको बोलते हैं वर्ड को, ये होता है सीट बेल्ट बांधने के लिए। तो यू मस्ट फासन द सीट बेल्ट, यू मस्ट वियर द हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये एक मस्ट वर्ड होता है। ऐसे ऐसे वोकैबुलरी बहुत सारे ग्रामर में वर्ड है जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे फॉरएवर, फॉरएवर हमेशा के लिए, वेयरएवर कहां पर, इस टाइप से एक एवर वर्ड होता है, फॉरएवर है, नेवर, ये ना, ये होता है हमेशा, मतलब उस चीज के प्रॉपर्ली उस चीज के लिए होता है, हमेशा के लिए, वेयरएवर कहां के लिए, ठीक है। तो ये वर्ड होता है। टाइम होता है, अब हम टाइम की बात करते हैं, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम आप हमेशा पूछते हो, तो इसमें हम फॉर यूज है, व्हाट इज द टाइम फॉर, ठीक है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको समझ जाएगा, मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। व्हाट इज द टाइम लाइक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग बताऊंगा आपको, पूरा एक टॉपिक है इसका, उसके बारे में बताऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी के पोर्शन में पढ़ते हैं। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये रिलेटिव प्रोनाउंस बता दिया, कर्म बता दी, स्पोकन में पार्ट बता दिया, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, कौन सा टॉपिक लेते हैं इंग्लिश ग्रामर में हम। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा हो गया। अब हमारा वर्ड होता है, जैसे हाँ, एक वर्ड होता है हैव टू, मुझे याद आया अच्छे से। देखो वैसे बहुत है इसमें, स्पोकन का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो मेन वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी हम पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे धीरे धीरे के टॉपिक को लेकर हम उसको क्लियर करेंगे। एक वर्ड होता है हैव टू। हैव टू होता है किसी चीज की बाध्यता के लिए। जैसे आपको कहीं जाना पड़ेगा, आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना पड़ेगा। आप उस काम को करने के लिए बाध्य हैं, आपको काम जरूरी है, बहुत मस्ट है आपके लिए, आप वहां पर क्या यूज करोगे, हैव टू। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना पड़ेगा। आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये वर्ड है हैव टू, करने के लिए। फिर कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मॉडल्स होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारी क्या होती है, मॉडल्स होती है। तो इनका भी यूज हम स्पोकन में करते हैं। जैसे मैं कोई भी काम कर सकता हूँ प्रेजेंट में, किसमें, प्रेजेंट में, तो आप वहां पर क्या बोलोगे, आई कैन डू इट। आप क्या बोलोगे, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर यही चीज आप पास्ट में बोलो कि ये काम मैं कर सकता था, तो आई कुड डू इट, तो वहां कैन की वजह आप क्या यूज करोगे, कुड। आई कुड डू इट, ये उसका पार्ट है। मे होता है परमिशन के लिए, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई कम इन सर, बहुत बार आपने क्लास में यूज किया होगा। तो मे होता है पोलाइट परमिशन के लिए, ठीक है। और ऐसे शुड मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे विल, मैं ये काम कर लूंगा फ्यूचर के लिए, आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा, आई विल डू इट। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक क्लियर करता रहूंगा। तो उससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूँ, देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा ये ध्यान रखो, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, एंड आई विल डू इट, और मैं ये करूंगा।
आप एक थ्योरी के ऊपर काम करो, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, और आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा। और चाहे इंग्लिश स्पोकन हो, चाहे बाइक सीखनी हो, चाहे साइकिल सीखनी हो, चाहे कार सीखनी हो, चाहे आपको कंपटीशन की तैयारी करनी हो, तो आप अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज रखें, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा। बोलो समझे नहीं समझे? अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपना खुद का देता हूँ। मैं अमित यादव, इंग्लिश टीचर, MA BEd LLB, MA BEd LLB, साथ में मेरा जो अभी कोर्स चल रहा है वो चल रहा है B.Liv का, यानी कि मैं लाइब्रेरियन का कोर्स और कर रहा हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरा होम टाउन अलवर है और अभी जो मेरी करंट सिटी है वो बीकानेर है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ और उस स्कूल का नाम है विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर। बीकानेर में जो +2 तक है, 12th तक है, सीनियर सेकेंडरी है, मैं उसमें 10th और 12th की पीड लेता हूँ। प्लस मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है, मैं नर्सरी क्लासेज भी लेता हूँ, मिडिल क्लास भी लेता हूँ, प्राइमरी क्लास भी लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने MA इंग्लिश में किया है, LLB किया है मैंने, और LLM चल रहा है मेरा, साथ मेरा B.Liv चल रहा है जो कि कोटा यूनिवर्सिटी से प्राइवेट चल रहा है, और LLM मेरा रेगुलर चल रहा है। मैंने B.Ed भी किया है, B.Ed किया मैंने जम्मू और कश्मीर से, जम्मू से, प्रॉपर जम्मू से किया मैंने, ठीक है। और मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और इंग्लिश स्पोकन का कोर्स मैंने बीकानेर से ही किया है इसका, ठीक है। और मैं अभी स्पोकन क्लासेज भी लगाता हूँ जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, लेकिन कोविड की वजह से ऑफलाइन क्लास अभी बंद है तो ऑनलाइन क्लासेज चालू है, ठीक है। तो ये है, और जो मेरी स्कूल है वो विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मैं उसमें पढ़ाता हूँ, ट्यूशंस भी देता हूँ, होम ट्यूशंस भी देता हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन है। प्लस मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इंग्लिश सीखे। देखो इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, नॉट ए प्रोफेशन। इंग्लिश है ना, वो लैंग्वेज है, प्रोफेशन नहीं है। तो आप उसको प्रोफेशन की तरह चूज मत करो, आप उसको लैंग्वेज की तरह पढ़ो। आप चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, आप कहीं भी पढ़ो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इंग्लिश सीखो। आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो, आप मैथ सीखते हो, हिंदी सीखते हो, संस्कृत सीखते हो, बोलो पढ़ते हो नहीं पढ़ते? तो आप हिंदी मीडियम में पढ़कर आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? एक बच्चा इंग्लिश मीडियम जाता है, ये लोगों की गलत मेंटेलिटी है, गलत थ्योरी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से बच्चे की इंग्लिश अच्छी होती है, होशियार होता है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। उस बच्चे को भी इंग्लिश ढंग से नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में उस बच्चे को रटाया जाता है, वो रटता है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। और हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, वो समझते हैं, वो अपने जो माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उससे काम करते हैं। तो आप में अब चलो वो भी छोड़ो, एक इंग्लिश मीडियम बच्चा जाता है तो वहाँ SST इंग्लिश में होती है, मैथ इंग्लिश में होती है, ठीक है। लेकिन मैथ के फॉर्मूलाज है वो तो गणित में ही होता है ना, गणित में थोड़ा उसमें गणित भी सीख ली, इंग्लिश में सीख ली उसमें। लेकिन जो हिंदी का जो सब्जेक्ट हो तो हिंदी में होगा, संस्कृत का जो सब्जेक्ट हो संस्कृत में होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी और संस्कृत सीख सकता है, तो हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकता? ये एक मेंटेलिटी है लोगों की कि हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश नहीं आती। नहीं, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, बचपन से लेकर 7th क्लास तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया है, ठीक है। उसके बाद मैं शुरू से हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ और आज मैं हिंदी मीडियम को भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाता हूँ, आज मैं कंपटीशन क्लास में भी पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन क्लासेज में मैं पढ़ाता हूँ, और यहाँ तक कि मैं अनअकैडमी पे भी अपने चैप्टर्स दे चुका हूँ, अपने लेसन्स दे चुका हूँ। तो ये मेंटेलिटी गलत है कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकता, नहीं बोल सकता। आप इंग्लिश इज नॉट जस्ट ए लैंग्वेज, आप एक लैंग्वेज है, सीखो, प्रैक्टिस करो और बोलो। भाई एक बार आप बोलोगे, साथ वाला मजाक उड़ाएगा, मम्मी मजाक उड़ाएगी, पापा मजाक उड़ाएंगे, भाई, लेकिन नहीं, आपको बार बार बोलना है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार मजाक उड़ा के उसके बाद वो फ्री, आपको धीरे धीरे उससे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बोलना शुरू कर दोगे। और ये क्या सिर्फ प्रैक्टिस ही है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या बन जाओगे, परफेक्ट बन जाओगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अमित यादव बीकानेर मेरे चैनल का नाम है, और इसमें मैं आगे मेरे कुछ ब्लॉग्स है वो भी डाला करूंगा, कुछ पढ़ाई का जो मटेरियल है वो भी डाला करूंगा, स्पोकन से रिलेटेड चीज डाला करूंगा, जो वोकैबुलरी है, जो नॉर्मल सब्जियों से रिलेटेड है, बहुत सारी ऐसी जो अपने को नहीं पता होता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पर्सनल जो होम किचन से, ये किचन की जो रिलेटेड चीजें उनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो उसके बारे में हम डालेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में वर्ड यूज होते हैं, उनका अपने को नहीं पता, उसके बारे में डालेंगे। छींकना, उबासी लेना, इस टाइप से जो होता है, मौसम के बारे में, जैसे आज भाई उमस है, आज धुंध है, ठीक, कोहरा है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, इनको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे डिटेल में। तो बस उससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्लस साथ में मैं आपको जो कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक आदमी क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। क्या बनाती है, परफेक्ट। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, और मैं आपको नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा। थैंक यू।